सो हेलो डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे रशियन रेवोल्यूशन। और रशियन रेवोल्यूशन के अंदर प्रीवियसली हमने कुछ पॉइंट्स पे बात की कि कैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन हुआ और कई पार्टीज़ को तो उन्होंने बैन भी कर दिया था। हमने यहाँ पर लेनिन के बारे में पढ़ा और कुछ आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के ओरिजिन के बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, ये सारे। ओके, सो इसको थोड़ा सा एक बार आगे देखते हैं। इसके आगे और क्या है, हम सोशलिज्म पढ़ रहे थे। सोशलिज्म में हमने सोशलिस्ट की आइडियोलॉजीज व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़ा था, बोल्शेविक्स मेंशेविक्स के बीच में पढ़ा था, और लास्टली इसके ऊपर हमने एक डिटेल डिस्कशन किया था, शायद आपको याद आ रहा होगा। फिर कल जो हमने पढ़ा, कल का जो लेक्चर था हमारा हमने इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन देखा कि कैसे यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, मेंशेविक्स बोल्शेविक्स। फिर 1905 की रेवोल्यूशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में कि कैसे यहाँ पर इश्यूज हुए, कैसे वर्कर्स की डिमांड आई, और हमने ब्लडी संडे के बारे में कल पढ़ा कि ब्लडी संडे क्या था। ब्लडी संडे जो हुआ उसके बाद में, अच्छा पता है ना ब्लडी संडे कब हुआ था? 22 जनवरी को। उसके बाद में ब्लडी संडे की इफेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कॉन्क्लूजन के ऊपर डिस्कस किया। छोटा सा एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि क्या क्या देखा। कि जो जार था, जार ने ड्यूमा बनाया ब्लडी संडे के बाद में, और एक तरीके का ड्यूमा क्या था, एक पार्लियामेंट था। यहां पे द वर्कर्स एंड द ट्रेड यूनियंस वर डिक्लेयर्ड इलीगल। ड्यूमा बनाने के बावजूद भी जो जार था उसने ये कहा कि अब जितने भी यूनियंस बन रहे हैं वो सारे सही नहीं है, किसी को भी बनने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जार को लग रहा था मेरी पावर छिन सकती है, और हो भी यही रहा था। उसने पहले ड्यूमा को डिस्पेंस मतलब एक तरीके से डिसमिस कर दिया 75 डेज में। सेकेंड ड्यूमा 3 महीने बाद री इलेक्ट हुआ, उसको भी डिसमिस कर दिया गया। अब जार चेंज वोटिंग सिस्टम। अब जब सेकंड जो ड्यूमा था जब डिसमिस हुआ तो जार ने बोला कि एक तरीके का मेन इंटेंशन तो सामने आ ही गया था ना कि ही डोंट वांटेड कि उसकी पावर शेयर हो। तो ऐसे में जार ने क्या किया, जार ने वोटिंग के लॉज ही बदल दिए। उन्होंने बोला कि भैया ऐसे तो वोट नहीं होगा। अब उसने क्या चाहा कि जो थर्ड ड्यूमा हो, इस थर्ड ड्यूमा के अंदर जो भी पर्सन हो वो कॉन्जर्वेटिव पॉलिटिशियंस होने चाहिए। कॉन्जर्वेटिव्स मतलब वही लोग जो सोचते हो कि राजा होना चाहिए, पुराना सिस्टम ही होना चाहिए, बदलाव नहीं होने चाहिए, और वो भी तो स्लो पेस पे हो। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कल के लेक्चर में। अब यहाँ पर से हुआ क्या, जो कंडीशंस थी वो पथेटिक होती गई। 1905 का ये जो रिवॉल्ट था, ये एक तरीके का रिवॉल्ट डिसमिस हो चुका था। इस रिवॉल्ट के अंदर हमें कुछ मिला नहीं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी। अब एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूँ आपको कि यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं और सोशल कंडीशंस कैसी हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये क्योंकि आगे आने वाली जो वॉर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। जस्ट काइंड ऑफ रिविजन वी आर गोइंग टू डू। देखिए, आप जानते हैं सोशल कंडीशन में दो कैटेगरीज थी, एक थे प्रिविलेज्ड, एक थे नॉन प्रिविलेज्ड। कुछ प्रिविलेज्ड पर्सन थे जिसके अंदर यह नाम लिखे हुए हैं, रिच हैं, इन्फ्लुएंशियल्स हैं, जिनके पास में ज़मीनें हैं या ऑफिसेस के अंदर हायर पोस्ट रखते हैं, और ये सारे लोग बेसिकली जार के सपोर्टर्स थे, जार इनको सपोर्ट करते थे। साथ ही जब जार का सपोर्ट इनको मिलता था ये उनके फेवरेट हो जाते थे, फॉलोअर्स हो जाते थे, और उन्हें हमेशा एक तरीके का सपोर्ट फेवर दिया करते थे जब जार को जरूरत होती थी। तो अल्टीमेटली जब जार इनके लिए इन्फ्लुएंस है तो ऑब्वियसली ये भी तो इन्फ्लुएंस होंगे टुवर्ड्स द जार, ऐसा ही था। और नॉन प्रिविलेज्ड वो थे जिनके पास, बेचारों के पास कुछ भी नहीं था, लाइक वर्कर्स, लाइक पीजेंट्स एंड ऑल। ओके, सोसाइटी की कंडीशन थी। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो तुम जानते हो कि 1904 के अंदर रशिया और जापान की वॉर हुई, जहां पर ये हार गया था रशिया, और यहाँ पे मैक्सिमम प्राइसेस बढ़ गई थी, असेंशियल गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई थी, और एग्रीकल्चर के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे इनको भी कुछ नहीं मिल रहा था। लगभग 80% से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर के अंदर, एंड दे वर नॉट हैविंग एनीथिंग। जब असेंशियल प्राइसेस बढ़ा दी गए, असेंशियल प्राइस बढ़ाने के बाद में यहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, यूनिवर्सिटीज को बैन कर दिया गया, ऑफिसेस को क्लोज कर दिया गया, लोग स्ट्राइक पर चले गए। तुम जानते हो मैंने ये सारी चीजें कल ब्लडी संडे वाली टॉपिक में आपको क्लियर की थी। ये इकोनॉमिक कंडीशन। वापस आ जाओ पॉलिटिकल कंडीशन पे, तो यहां पे फ्यूडल पॉलिसीज फॉलोड बाय द रिच, जो भी अच्छी पोजीशन पे थे उन सारी जगहों पर उन लोगों को रखा गया था जो पहले से ही प्रिविलेज्ड क्लास थी, और जार के मतलब एक तरीके से फेवर्ड भी किया जाता था थ्रू द जार। एंड ये जो नोबिलिटीज थे या क्लार्जीज थे, ये इनको कोई भी, वही सेम जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में था, दे आर नॉट सपोज टू पे द टैक्सेस, एनी काइंड ऑफ टैक्स, और जो भी पेमेंट्स होते थे इनको उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं देना होता था।
ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन रशिया बिफोर द 1914 वर इलीगल। देखिए हुआ क्या, 1905 का जब रेवोल्यूशन हुआ तो 1905 के बाद में जार को लगने लगा अब तो भैया बहुत सारे लोग आ गए हैं सामने, बोल्शेविक्स, मेंशेविक, सोशलिस्ट पार्टी रशिया की। तो ऐसे में इसने बोला कि भैया अब हम सब चीज़ों को क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। तो इसने क्या किया, जार निकोलस ने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सबको बैन कर दिया। यहां पर एक पार्टी थी जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसके दो पार्ट बन गए थे, एक बोल्शेविक्स था, एक मेंशेविक्स था। अब यहां पर जो सीन है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार जब क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में हुई और सेकंड वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में, तो आप थोड़ा सा प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर दो लोग थे, दो मतलब पावर्स थी, एक तो थी आपकी सेंट्रल पावर्स और एक थी आपकी अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर में कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, और जबकि अलाइड पावर में कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। यहां पे आप जापान भी कर सकते हो, जापान को आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहां पे अलाइंड, ये सेंट्रल पावर्स हैं, तो यहां पर किस किस लड़ाई हो रही है, सेंट्रल पावर्स वर्सेस अलाइंड पावर्स, ठीक है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। अब जब ये वॉर हो रहा है जहां पे लड़ाइयां चल रही है, इसमें रशिया का पार्टिसिपेशन तुम्हें पता ही चल गया। अब देखो मैं वापस से वही चीज बता रहा हूं कि वॉर के अंदर क्या हुआ था, वॉर की सिचुएशन बता रहा हूं मैं। वॉर वॉज इनिशियली सपोर्टेड बाय द रशियन पीपल। जब स्टार्टिंग जब हुई वॉर की, तब वॉर के अंदर लोगों ने सपोर्ट किया, शुरुआत में तो सपोर्ट किया। अब वॉर कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर वन हुई थी आपकी 1914 में। तो जब शुरुआत हुई तब तो लोगों ने सपोर्ट कर दिया, बट धीरे 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 वॉर के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट सामने आना शुरू हुए, और जब नेगेटिव इंपैक्ट सामने आए तो लोगों का जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। कैसे, जो थर्ड ड्यूमा बनाई थी इन्होंने कंजर्वेटिव्स के साथ में मिलकर के, तो थर्ड ड्यूमा से इसने बात करने बंद कर दिया, कोई बात ही नहीं पूछता था। जब भी वॉर के अंदर भाई मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसे कोई डिस्कशन इसकी तरफ से होता ही नहीं था। तो जो जार निकोलस सेकंड थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं कुछ नहीं पूछूंगा ड्यूमा से, जो भी पार्लियामेंट है उससे कुछ नहीं पूछूंगा। आगे चलकर जो लोग थे उनके बीच में जर्मनी को लेकर के एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स डेवलप हो गए। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो चीजें थी, जर्मनी के साथ तो लड़ाई चल रही थी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे जर्मनी की लड़ाई किससे है, मतलब इनके साथ में है, तो ऑब्वियसली ये सारे जो लोग हैं इसमें इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल जर्मनी था। तो इनके साथ में जब लड़ाई हो रही है तो नो डाउट जो लोग होंगे आपस में एक दूसरे के तो अगेंस्ट जाएंगे ही, क्योंकि इनका एक तरीके का जॉब छिन रहा है, वर्किंग ऑर्डर खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है। तो ऐसे में एंटी जर्मन स्पिरिट्स लोगों में आना शुरू हुई, और ऐसे में ये सेंट पीटर्सबर्ग जो था उसका नाम बदल के पेट्रोग्राड रख दिया गया, या पेट्रोगार्ड रख दिया गया। याद रखें, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बदल दिए गए। क्यों, क्योंकि ये जो सेंट पीटर्सबर्ग था ये एक जर्मन वर्ड है, इसका वो किसी भी तरीके से जर्मन के साथ में कोई लिंक्स नहीं रखना चाह रहे थे लोग, इसीलिए पेट्रोगार्ड रख दिया गया, किसका नाम, सेंट पीटर्सबर्ग का। अब आगे चल करके जार की वाइफ से भी नफरत करना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि वो भी एक जर्मन विमेन थी जिसका नाम था अलेक्जेंड्रा। और तुम जानते हो रस्पुतिन के बारे में अपन ने पढ़ा था कि वो एक तरीके से कई सारे इल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था, नेगेटिव एडवाइस दिया करता था अलेक्जेंड्रा को, इस कारण से लोग इससे नफरत करना शुरू कर चुके थे। आगे चल के जब डिफीट ऑफ द रशिया, पीपल डाइड एंड मैनी बिकेम रेफ्यूजीज। अप्रोक्सीमेटली मान के चले आप 7 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। लगभग 7 मिलियन लोगों ने इस लड़ाई के अंदर अपनी लाइफ खो दी, और लगभग 3 मिलियन पीपल रेफ्यूजीज बन गए। रेफ्यूजीज मतलब उनको अपने जब ऐसा इतना सब कुछ नुकसान हुआ, तो लड़ाई होती है तो किसी ये नहीं देखती कि किसका नुकसान हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों का घर बार सब कुछ खराब हो गया। तो लगभग 3 मिलियन लोगों को दूसरी जगह जाके पे शरण लेनी पड़ी, रेफ्यूजीज बने, और अल्टीमेटली 7 मिलियन पीपल ने अपनी लाइफ खो दी इस पूरी रिवॉल्ट में, इस पूरी स्ट्रगल में, इस पूरी वॉर में। रशियन सोल्जर्स काफी लंबे टाइम तक परेशान रहे, इस कारण से इन्होंने बोल दिया कि भैया अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। ऐसे में जब रशियन सोल्जर्स ने हाथ खड़े कर दिए और अपने वतन को लौटने लगे, और ऐसे में क्योंकि अब इंडस्ट्रीज को फोर्स किया जा रहा था कि आप वही प्रोड्यूस करो जिसको वॉर में हम यूज कर सकते हैं, तो ऐसे में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज भी क्या हो गई, बंद हो गई। अब सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल वाज क्लोज्ड बाय द जर्मनी। जर्मनी के साथ लड़ाई है, और रॉ मटेरियल कहां से आ रहा था, जर्मनी से आ रहा था, बाल्टिक सी के थ्रू। जो बाल्टिक सी जानते हैं ना आप, अगर आप ब्रिटेन वाला जो एरिया देखेंगे वहां से एक सी है, वहां पर है बाल्टिक सी, मैप में आप देखिएगा प्लीज, यूरोप के पास में। तो वहां पर जो
रॉ मटेरियल आता था वो जर्मनी से आता था, वहाँ पर जर्मनी का ऑक्यूपाइड हो गया था वो एरिया, तो जर्मनी ने वहाँ पे किसी रॉ मटेरियल को आना भी मना कर दिया कि कोई रॉ मटेरियल लेकर के नहीं पहुंचेगा रशिया एंड ऑल उन जगहों पर। तो रॉ मटेरियल भी हमें नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ जितने जब वॉर हुई ना, तो वॉर के दौरान जो रेलवेज थे उसके जो ट्रैक्स थे उनको भी उखाड़ दिया गया था। ऐसी कंडीशन में रेलवे लाइंस भी क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। आगे चल के जो लोग मूव करते थे, रेफ्यूजीज बन गए हैं, तो मूव कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ऐसे में जो वर्कर्स थे उनकी भी बहुत कमी हो गई। तो यहाँ पर लेबर वर्कर्स जो थे उनकी शॉर्टेज होना शुरू हुई, फूड शॉर्टेज हुई, और जब फूड शॉर्टेज हो गई तो हर एक चीज़ की प्राइजेस बढ़ गई, स्पेशली एसेंशियल गुड्स की, स्पेशली ब्रेड की जो वो लोग खाया करते थे। फ्रांस में और यूरोप की कंट्रीज़ के अंदर हमारे जैसे यहाँ चपाती खाते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम लोग ब्रेड यूज़ करते हैं एज अ स्टेपल डाइट। सो यहाँ पर याद रखें, ये सारे कॉजेज हमने देखे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उनके साथ हुई। क्या क्या हुआ वॉर के कारण मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक तरीके का रिजल्ट बता रहा हूँ। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इन लोगों के बीच में हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो मैक्सिमम लोग थे वो पहले तो सपोर्ट करते हैं, रशियन पीपल सपोर्ट करते हैं वॉर को, बट आगे चल के जब नेगेटिव इम्पैक्ट वो देखने लगते हैं वॉर के, तो ऐसे में उनका जो सपोर्ट होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे राजा ने बात मानना मना कर दिया या बातचीत नहीं करता था वो, जर्मन एंटी जर्मन स्पिरिट्स दे हैव इनिशिएटेड और क्रिएटेड इन देयर सोल्स। और जो वाइफ थी अलेक्जेंड्रा की, वो भी नेगेटिव चीज़ें किया करती थी। जर्मनी से हार गए थे रशिया वाले, और ऐसे में बहुत सारे लोग, अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन लोगों ने तो अपनी लाइफ को ही, 3 मिलियन लोगों ने अपना घर बार सब कुछ खो दिया। वॉर्स के अंदर जो सोल्जर्स थे ये भी अब नहीं चाहते थे वॉर हो, और इंडस्ट्रीज क्लोज हो गई, रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया, रेलवे लाइंस को उखाड़ दिया गया, लेबर शॉर्टेज हो गई और फूड प्राइसेस बढ़ गई। तो ये सारे वो कॉजेज थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण झेलने पड़े, किसको, बचा रशिया को। ये याद रखना, ये सारी चीज हमने पढ़ी। अब देखो क्या होता है ये बात हो रही है, ये बात चल रही है 1914 और 1917 में आ गए हम। शुरुआत कब हुई, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, खत्म कब होगी, 18 में। ठीक है, अब समझना, इस दौरान बात कर रहे हैं हम, 2 साल में ये सारी कंडीशंस हो रही हैं। 1914 से 1916 तक ये सब कुछ कार्यक्रम चल रहा था जो हम पढ़ के आए हैं कि लोगों से नफरत करना स्टार्ट कर दिया, रशिया के लोग अब परेशान हो गए थे, सिपोहीज भी वापस आने लग गए थे। अब ऐसे में बीच में एक साल आता है, वो है 1917। ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन और फरवरी रेवोल्यूशन क्या था। ये बात कर रहे हैं हम सबसे पहले 22 फरवरी की, है ना, और ईयर कौन सा है, 1917। तुम याद कर लो, इस लेक्चर के शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया था कि एक्चुअल में जो इंसिडेंस हुआ है, ये इंसिडेंस कब हुआ बेटा, ये इंसिडेंस तो बहुत पहले हो गया था, मतलब पहले नहीं बाद में हुआ था, बट हमारे यहाँ जो रशिया के कैलेंडर को देखा जाता है उस कैलेंडर में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती है। ओके, एंड दिस इज द रीजन कि ये जब इंसिडेंस हुआ उस टाइम पर पोजीशन कुछ और थी। देखो एक बार वापस से बता रहा हूँ, यहाँ पे ग्रिगोरियन कैलेंडर है और एक जूलियन कैलेंडर है, और जो जूलियन कैलेंडर है उसको रशिया फॉलो कर रहा है। तो जो जो चीजें फरवरी में हो रहा है, जो जो चीजें इनके यहां फरवरी में हो रही है, वर्ल्ड के अंदर वो जो डेट है वो मार्च की। देखो भाई दोबारा समझो, ऐसे देखो, जो जूलियन कैलेंडर है उसको कौन यूज कर रहा है, रशिया, और अभी हम फरवरी की बात कर रहे हैं, है ना, फरवरी की बात कर रहे हैं। तो ये रशिया के हिसाब से तो फरवरी में इवेंट हो रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड क्योंकि ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर रहा है तो उनके हिसाब से ये मार्च में हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये थोड़े से 13 दिन आगे चलता है, ये वाला कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे चलता है। आगे चल करके जो मैक्सिमम लोग थे, इवन रशिया के लोग भी थे, वो कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं, ग्रिगोरियन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सारे इवेंट आपको मैं बता रहा था। अब देखो आगे और पहुंच जाओ वापस से। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं अब फरवरी रेवोल्यूशन की। तो फरवरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ, लेट्स हैव अ लुक। देखिए भाई, फरवरी का मंथ था एंड फरवरी के मंथ में फूड शॉर्टेज होगी, और ऐसे में वर्कर्स को महसूस होने लगा कि भैया अब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर जगह पर फूड शॉर्टेज है, लोगों के पास वैकेंसीज नहीं है, जॉब्स नहीं है, एंड अल्टीमेटली कंडीशन हार्श होती जा रही है। इस साल जो विंटर हुई, इस साल जो सर्दियां हुई, वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी। अमूमन जो ठंड बढ़ती है उससे ज़्यादा ठंडी थी। ऐसे में जब हार्वेस्ट की बात करें
तो हार्वेस्ट भी अच्छा नहीं हुआ, हैवी स्नोफॉल हुआ, और जो एक्सपेक्टेड जो भी इनका वीट वगैरह था या जो भी ये चीज़ ग्रो कर सकते थे वो ग्रोइंग चीज़, मतलब वो भी चीज़ें अच्छे से ग्रो नहीं हुई। जो भी एक तरीके से पार्लियामेंट थी जो इन लोगों को सपोर्ट कर सकती थी, जो इनके लिए बात रख सकती थी राजा के सामने, जो इनके राइट्स को उठा सकती थी, लेकिन उनकी बात को भी मानने से मना किया जाना स्टार्ट कर दिया गया जार के थ्रू। तुम्हें पता ही है, जब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था, तब जार ने ड्यूमा से एक तरीके से जो बोलते हैं ना अपन एडवाइस लेना, वो बंद कर दिया था। तो ऐसे में अगर पार्लियामेंट चाहती तो भी ये लोग क्या कर सकते थे, सिचुएशन को अपनी काबू में कर सकते थे, लेकिन जार तो उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। और जब इतनी बार बार अपोज किया जाना शुरू किया गया पार्लियामेंट के थ्रू, तो जार ने बोला कि ठीक है भैया, मैं तुम्हें हटा दूंगा। ऐसा ही किया उसने फर्स्ट वाली ड्यूमा के साथ भी, सेकंड वाली ड्यूमा के साथ भी, और थर्ड वाली चल रही थी, तो उसकी तो इच्छा यही थी कि तीसरी वाली को भी हम हटा दें। और इसीलिए वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहे थे, ड्यूमा वाले ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे थे, या पार्लियामेंट ज़्यादा उनको फोर्स नहीं कर रही थी राजा को कि आप ऐसा कुछ करो, ठीक है। अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में कुछ इवेंट्स हुए हैं, डे टू डेट अपन इसको याद करेंगे, ठीक है। आप प्लीज फोकस करना डेट्स पर। पहली डेट जो है वो है 22 फरवरी की। कौन सी डेट है बेटा? 22 फरवरी। इवेंट शुरू होगा 22 फरवरी को। क्या हुआ है देखना, 22 फरवरी को एक फैक्ट्री है राइट बैंक पे। ये बैंक का मतलब है यहां पे रिवर, ठीक है, रिवर नोवा। ओके, तो नोवा रिवर के राइट, आप इसको ऐसे देखो, फोटो में दिखाता हूं आपको। जो रिवर नेवा है, अब इसके दो बैंक्स हैं। एक बैंक है आपका विंटर पैलेस, जहां पर है, इसको कहा जाएगा आपका लेफ्ट, और ये है आपका राइट। अमूमन रिवर नेवा के लेफ्ट वाला जो साइड है वो रिच सेक्शन का है, और राइट वाला जो साइड है इसके अंदर पुअर लोग रहते हैं, पीजेंट्स रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं। नेवा रिवर के इस तरफ। अब देखो भाई, इधर आ जाओ वापस से। मैंने तुम्हें एक बताया कि जो नोवा नहीं नेवा है, ठीक है, इट इज नेवा। तो 22 फरवरी को एक फैक्ट्री थी राइट बैंक की तरफ, उसमें क्या हो गया, लॉकआउट हो गया। लॉकआउट का मतलब हो गया उस पर ताला लग गया। ताला लगना मतलब उसको लॉस हो गया होगा। तो ऐसे कंडीशन में वहां से जो काम करने वाले जो लोग थे उनको अचानक से अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसे में क्या हुआ, जब उनके साथ, क्योंकि अब तक क्या हो चुका था, अब तक मैक्सिमम जो लोग थे ना, उन्होंने सपोर्ट और यूनियंस बना लिए थे। जब यूनियन एंड सपोर्ट्स दे हैव क्रिएटेड, तो यहां कंडीशन कुछ ऐसी हुई कि इनकी जॉब अचानक से चले जाने पर अगले दिन 23 तारीख को लगभग 50 फैक्ट्रियों के अंदर भी स्ट्राइक हो गई। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ में सिंपैथी रखते थे एंड दे डोंट वांटेड कि ऐसा अगर इनके साथ कुछ हो रहा है तो हो सकता है हमारे साथ भी हो सकता है। तो 22 तारीख को एक फैक्ट्री के अंदर लॉकआउट हुआ, या आप कह सकते हो वो फैक्ट्री बंद हो गई। ऐसे में 23 तारीख को उनके सपोर्ट में और भी 50 फैक्ट्रियों के लोग आ गए। याद रखें, इन फैक्ट ये जो सपोर्टर्स थे ना इन फैक्ट्रीज के अंदर, जो भी ये लोग थे, इनमें मैक्सिमम विमेंस थी। इसी कारण से उस दिन को इंटरनेशनल विमेंस डे भी मनाया जाता है। याद रखें, इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है? 23 फरवरी को। अब भाई तुम ये मत कहते ना कि सर इंटरनेशनल विमेंस डे तो हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। देखो भाई, 8 मार्च बिल्कुल सही बात है, आज के हिसाब से 8 मार्च को ही आप सेलिब्रेट करते होंगे, बट ये बात कर रहे हैं हम किसके हिसाब से? रशिया के हिसाब से। और रशिया में जब ये इंसिडेंस हो रहा होगा तो वहां पर जूलियन कैलेंडर फॉलो किया जा रहा होगा। तो 23 मार्च में आप 13 दिन और जोड़ दीजिएगा, और उसके हिसाब से जो भी कैलकुलेशन आएगी, आई थिंक इस तक ही हम पहुंचेंगे, ठीक है। जो भी जूलियन कैलेंडर के हिसाब से होगा उस टाइम पर 28 दिन का ही तो होता है ये, ठीक है। तो 28 फरवरी होती है, इसके बाद में फिर वो मार्च वाला मंथ शुरू हो जाता है। तो लगभग जब कैलकुलेशन आप करोगे तो शायद इस डेट तक आप पहुंच जाओगे। बट ये जो इंटरनेशनल विमेंस डे वाला कंसेप्ट था वो यहीं से आया था, ठीक है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है और ये जूलियन कैलेंडर के हिसाब से है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया होगा तुम्हें, इंटरनेशनल विमेंस डे हमने सेलिब्रेट किया। फिर आगे चल करके अब थोड़ा सा अच्छे से सुनना क्या हुआ। अब जब भी ये वर्कर्स, ये मतलब एक तरीके से सिचुएशन जो डील कर रहे थे, फेस कर रहे थे, तो वो क्या हुआ, वो एक तरीके से वो आ गए कहां पे, 24 तारीख को चले गए वो
लेफ्ट बैंक में और वापस से 25 तारीख को लौट के आगे कहां पे, अपने राइट प्लेस पे। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये कहां चले गए, ये अपने इलाके से, मतलब राइट बैंक में जहां इनकी फैक्ट्रीज थी वहां से मूव करते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, लेफ्ट बैंक में जहां राजा वगैरह है, और वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं और वापस से लौट के आ जाते हैं 25 तारीख को। 24 और 25 तारीख का ये इवेंट हुआ। अब ऐसे में क्या हुआ, गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द क्लेवरीज एंड द पुलिस टू कीप आई ऑन देम। यहां पर पुलिस वालों ने और मतलब जो राजा के पर्सनल गार्ड्स थे उनको ये ऑर्डर दिया गया कि भैया इन पे नजर रखना, ये लोग यहां आए हैं तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है करके जाएंगे। तो ऐसे में संडे के दिन 25 तारीख के दिन ही गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। मतलब जो राजा थे उसने कहा कि ये पार्लियामेंट कुछ नहीं है, इसके बस की कुछ भी नहीं है, यहां पर ये काम करेंगे ही नहीं। और पॉलिटिशियन जितने भी थे वो एक तरीके से ये जो भी इन्होंने मेजरमेंट्स निकाले, ये जो भी काम कर रहे थे, ये उसके अगेंस्ट में चले गए। दोबारा सुनिए इसको बात, मैं फिर समझाता हूं। यहां पर क्या किया गया, 22 तारीख को एक फैक्ट्री में ताला, 23 तारीख को उसके सपोर्ट में 50 और दूसरी फैक्ट्री के लोग, 23 तारीख को ये हुआ है। और इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया गया क्योंकि इस टाइम पर विमेन ने बहुत पार्टिसिपेशन किया था, लार्ज मतलब एक कह सकते हो मास फॉर्म में। 24 को वो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए राजा के पैलेस की तरफ जाते हैं और 25 को वापस लौट के आ जाते हैं। जब 25 को वो लोग ऐसा दिख रहा था ना कि ये लोग अभी तो चले गए हैं, क्या पता आगे क्या करें, तो राजा ने कहा कि भाई इन पे नजर रखना, तुम पुलिस वालों को कहा। तो 25 तारीख को नजर रखी गई और साथ ही साथ एक ऑर्डर भी जारी कर दिया गया कि जो पार्लियामेंट चल रही है काम की नहीं है, इसको हटा दो। तो पार्लियामेंट को हटा दिया गया। ये लोग अब क्या होता है, जब इनको पता चला कि ऐसा कि पार्लियामेंट तो अब है ही नहीं, हमारे लिए काम कर ही नहीं सकती, तो वो वापस से लेफ्ट बैंक में आ गए 26 तारीख को। 24 को गए थे, 25 को आए, 25 से 26 को वो वापस पहुंच गए क्योंकि उनको पता चला कि इन्होंने पार्लियामेंट को तो क्या कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है। और जब पार्लियामेंट ही डिसॉल्व होगी तो हमारी बात ही कौन मानेगा, उठाएगा कौन हमारी बात। 27 तारीख को पुलिस को ऑर्डर दिया गया कि भैया आप इनको शूट कर दो। अब ऐसे में शूट करने के लिए जब बात कही गई थी तो वो लोग ऑब्वियसली डिमांड कर रहे थे राइट तरीके से, सही चीज के ऊपर डिमांड कर रहे थे, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, उनको शूट करने से मना कर दिया। और ऐसे में जो पुलिस जनरल था या उनका जो आप कह सकते हो चीफ था, उसने कुछ पुलिस वालों को शूट कर दिया। ऐसे में पुलिस वाले नाराज हुए और नाराज होने के बाद क्या किया उन्होंने अपनी वहां से जो पोजीशन थी उसको छोड़ दिया और जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे या जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ जाके वो जुड़ गए। कब, ये सारा इवेंट है 27 तारीख का। 28 तारीख को फरवरी के अंदर जितने भी डेलीगेशंस थे वो जार मतलब वेंट टू सी द जार, मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। अब देखो ऐसे सुनो कि 27 तारीख को इवेंट हुआ, वो जहां कर उन वर्कर्स के साथ में मिल जाते हैं। वर्कर के साथ जब मिले तो इन्होंने फॉर्म किया एक ग्रुप जिसका नाम रखा गया सोवियत, और सोवियत का मतलब होता है आपके इंग्लिश में काउंसिल। बात समझ में आई। और ये कहां सब कुछ चल रहा है, पेट्रोगार्ड में चल रहा है। पेट्रोगार्ड नाम कब हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, क्योंकि जर्मन लोगों से नफरत करते थे तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके पेट्रोगार्ड रख दिया गया था और ऐसे में इसका नाम बन गया पेट्रोगार्ड सोवियत। और ऐसे में आगे चल के जब 28 तारीख को जब सिचुएशन इनको बोला गया, 27 तारीख को ऐसा हुआ था, तो राजा के पास गया वो जो इनका कमांडर इन चीफ था, वो जाकर राजा को बोलता है कि हमारे तो सैनिक उनके पास चले गए, हमारी आर्मी उनके पास चली गई है, तो ऐसे में आप क्या करो, आप अपने पोजीशन को छोड़ दो, नहीं तो हम कोई भी नहीं बचेंगे। ये सारा इवेंट हुआ। ऐसे में राजा ने इनके एडवाइस को मानते हुए 2 तारीख को ये कहा कि ठीक है, मैं मेरा सारा का सारा जो पोजीशन है, मैं मेरी सारी की सारी जो अथॉरिटीज हैं वो आप लोगों को हैंड ओवर करता हूं। कौन आप लोग, जो पार्लियामेंट थी उनको। यहां पर 2 मार्च का जो इंसिडेंस है इसी तरीके से फॉलो किया गया, इसी तरीके से देखा गया कि राजा ने अपनी सारी की सारी पावर किसको दे दी, जो ड्यूमा लीडर्स थे उनको और जो सोवियत लीडर्स थे उनको। यहां पर अब 2 लोगों ने मिलकर काम किया, एक तो सोवियत लीडर्स हैं और एक ड्यूमा लीडर्स हैं। इन लोगों ने मिलकर के क्या बनाया है, एक गवर्नमेंट बना ली और अब ये गवर्नमेंट क्या करेगी, देश को चलाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना लिया गया है, अब राजा नहीं है, राजा की जगह पर ड्यूमा काम कर रहा है और ये जो लोग थे जिसमें सैनिक थे, वर्कर्स थे, पेजेंट्स थे, इन लोगों ने मिलकर के इस देश को चलाने का सोचा है। ठीक है, ये इंसिडेंस यहां तक समझ में आया। रिवीजन देख लो एक बार। रिवर नेवा, वर्कर्स क्वार्टर है, फैक्ट्रीज हैं, कहां पे, राइट बैंक में, लेफ्ट बैंक में। विंटर पैलेस है, विंटर पैलेस वहां जहां राजा रहता है और जितने भी रिच सेक्शंस हैं वो रहते हैं। और क्या हुआ है, ये जार चाहता था कि ड्यूमा डिसॉल्व कर दे, इस कारण से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ।
22 से शुरुआत होती है। इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया 23 तारीख को हमने, और अगर मैं ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करूं तो उसके हिसाब से 8 तारीख को, 8 मार्च को हर जगह पर कर्फ्यू लगा दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू। ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया 25 तारीख को, और पेट्रोगार्ड सोवियत के अंदर इन्होंने मिलकर के वर्कर्स ने एंड सोल्जर्स ने ये काउंसिल बनाया। इस काउंसिल का क्या नाम रखा गया? पेट्रोगार्ड सोवियत। याद रहेगा? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। 22 तारीख एक फैक्ट्री में ताला, 23 तारीख 50 और फैक्ट्री के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, 24 तारीख वो लोग अपनी बात रखने किसकी तरफ आते हैं? जार के पास में आते हैं, लेफ्ट बैंक में। 25 तारीख को वो लौट जाते हैं। जब राजा को पता चलता है ऐसा कुछ इवेंट हुआ है तो वो ड्यूमा को सस्पेंड कर देता है। ठीक है, और 26 तारीख को जब ड्यूमा सस्पेंड होती है तो वो एग्रेसिव पीपल अगेन वापस से लेफ्ट बैंक में आते हैं। 27 तारीख को गोली चलाने के लिए कहा जाता है, पुलिस वालों ने गोली चलाने से मना कर दिया, और ऐसे में उनके साथ जाकर के मिल गए और सोवियत बना लिया। पेट्रोगार्ड सोवियत बनाया गया क्योंकि वो प्लेस पेट्रोगार्ड का था। ऐसे में 28 तारीख को राजा को एडवाइस किया जाता है उसके मिलिट्री चीफ के थ्रू कि भाई आप अब जगह छोड़ दो, अदरवाइज हम सब मारे जाएंगे और आप भी इवन मारे जा सकते हैं। तो राजा ने अपनी सेफ्टी के चक्कर में, अपनी सेफ्टी को दिमाग में रखते हुए 2 मार्च को ये सारा जो इवेंट था उसको एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि भैया ठीक है, अब से मेरा पावर नहीं चलेगा, आप अपने पावर को एक तरीके से, मतलब आप इस देश को अपने हिसाब से चलाओ। ये था आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। वैसे देखा जाए तो 8 तारीख, मतलब ये लगभग 7 मार्च को स्टार्ट हुआ। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे देखूं और रशियन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से देखूं तो दैट इज एक्चुअली स्टार्टेड थ्रू, आप कह सकते हो, फ्रॉम द डे ऑफ 22 फरवरी। लेकिन वही बात है, इसमें ग्रिगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर वाली बात है, तो आप दिमाग में ज़्यादा मत रखना। आपको अगर एग्जाम में लिखने का आएगा तो फरवरी के हिसाब से आप लिखेंगे। तो ये सारा सब कुछ था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार कल रिवीजन कर लेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ाने से पहले। इसके बाद में आएगा आपके अप्रैल थीसिस जो लेनिन ने दिया था, क्या क्या था उसके अंदर, वो सब हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।